और हमें गौरव होता है हिंदी जाति पर, हिंदी साहित्य पर गौरव होता है कि उस हिंदी साहित्य में, उस हिंदी जात में राहुल सांकृत्यायन जैसा व्यक्तित्व हुआ। और आप समझ सकते हैं वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे साहित्य के संदर्भ में। और विचार की दुनिया के बारे में बातचीत करिए राहुल जी के, तो वो विचार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, लेकिन विचार का खूंटा गाड़ के कभी नहीं रहे। और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लैंग्वेज के सेंटर हैं, सब पर राहुल जी के रचनाओं पर काम हो चुका है। राहुल जी के नाम से तमाम सारे लेक्चर सीरीज चलते हैं, उन पे अनगिनत शोध हो चुके हैं, उन पर अनगिनत किताबें छप चुकी हैं। उसके बावजूद राहुल जी पर बहुत कुछ अभी बोलना, बहुत कुछ बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज दुनिया के महान यायावर महापंडित राहुल सांकृत्यायन की 132वीं जयंती मनाने के लिए हम सभी लोग राहुल जी के पाक सरजमी पर उनके नाम से संचालित महापंडित राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज कनैला आजमगढ़ के आशा सभागार में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मंचासीन अतिथिगणों, विद्वज्जनों एवं इस सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित विद्वत ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों तथा नौजवान छात्र व छात्राओं का विद्यालय परिवार व जनहित इंडिया ट्रस्ट की ओर से आप सभी गणमान्य लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत और उसके साथ ही भोजपुरी व जनपदीय अध्ययन केंद्र के समन्वयक, जिनको उनके शोध व आलोचनात्मक लेखन के लिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा शब्द शिल्पी सम्मान और समन्वय साहित्यिक सामाजिक संस्था इलाहाबाद की ओर से कामिल बुल्के चेतन श्री सम्मान प्राप्त हो चुका है, जो इन दिनों हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन और भाषा चिंतन पर विशेष शोध कर रहे हैं। आज के संगोष्ठी में ऐसे विद्वान मुख्य वक्ता श्रीमान प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि सर आए और संगोष्ठी के विषय पर अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय सर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। बहुत धन्यवाद। आज राहुल सांकृत्यायन की 132वीं जयंती है। इस मौके पर उनकी इस धरती पर जहां वो पैदा हुए, वहां पर खड़े होकर बोलना गौरव की अनुभूति कराता है। और सबसे पहले इस प्रांगण में उनके परिवार से जुड़े हुए जितने लोग हैं, और विशेष रूप से इस बच्ची के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि ताली बजाकर इसके संचालन का स्वागत करें आप। और मंच पर आसीन मदन मोहन पांडे जी सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े भाई मनोज सिंह जी, मेरे दो युवा साथी ब्रजेश और धनंजय यहाँ उपस्थित हैं, और सामने आप सब यहाँ के जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, विद्वत समाज जो बैठा हुआ है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से मैं अभिवादन करता हूँ इन बच्चियों का, जो नवांकुर बच्चियाँ हैं, जो सुन रही हैं राहुल के बारे में। राहुल की धरती में आप हैं, इसलिए इसको महसूस करिए आप। और होता ये है कि हम सब जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको पूरी दुनिया, जिसके बौद्धिकता के बारे में जानती है, जिसकी रचनाशीलता के बारे में जानती है। और जब मदन जी ने बताया कि सर आपको आना है, वहाँ बातचीत करनी है, तो मुझे लगा कि मुझे उस धरती पर चलना चाहिए, और ये मोह मेरे अंदर था। मैं यहाँ आकर बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ अपने को। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी का अध्येता हूँ,
और आप समझ सकते हैं कि जो कुछ बड़े विद्वान हिंदी के आधुनिक नवजागरण या आधुनिक काल में हुए हैं, जिनके रचनात्मकता को पढ़कर समझकर हमें गौरव होता है, और हमें गौरव होता है हिंदी जाति पर, हिंदी साहित्य पर गौरव होता है कि उस हिंदी साहित्य में, उस हिंदी जात में राहुल सांकृत्यायन जैसा व्यक्तित्व हुआ। और इस तरह से कि अभी धनंजय ने उनकी पुस्तकों के बारे में बताया, और आप समझ सकते हैं वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे साहित्य के संदर्भ में। और विचार की दुनिया के बारे में बातचीत करिए राहुल जी के, तो वो विचार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, लेकिन विचार का खूंटा गाड़ के कभी नहीं रहे। उनका ये कहना था कि व्यक्तित्व के विकास और यात्री, आप जानते हैं यात्रा वृत्तांत जिस तरह से उन्होंने लिखा और पूरे विश्व में जिस तरह से भ्रमण किया उन्होंने, आज़ादी की लड़ाई में सहभागिता की उन्होंने, जेल गए वह, और अपनी रचनात्मकता एक जैविक बुद्धिजीवी की तरह जो काम उन्होंने किया, उस पर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन आज मैं भोजपुरी अध्ययन केंद्र है वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ बातें भोजपुरी को लेकर कहना चाहता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति पूरी विश्व की राजनीति पर अपनी समझ रखता था, उसके साथ साथ स्थानीय स्तर से कितना उनका जुड़ाव था, और स्थानीयताओं में भाषाओं पर वो बातचीत करते थे। वो अकेले व्यक्ति थे जो भाषा के आधार पर बातचीत करने वाले, जिस पर बहुत सारे संदर्भों में उन्होंने स्थानीय भाषाओं की बातचीत की, और भोजपुरी समाज को आंदोलित करने का भी काम उन्होंने किया। उन्होंने बताया स्थानीय भाषाएं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, और यहाँ के आसपास के परिवेश के जो बड़े रचनाकार थे, हम सब महसूस करें कि हम अपने पूर्वज रचनाकारों को, आसपास के बहुत बड़े बड़े रचनाकारों को किस तरह से याद करते हैं। शायद हमारे पड़ोस में एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे विश्व में जिसकी चेतना का प्रवाह है, लेकिन हमें नहीं पता होता। हमें जानना चाहिए उनके बारे में, जानना ही नहीं। और जानने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भावुक होकर जानना चाहिए, उनकी रचनात्मकता को गहराई से जानना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि इसी परिवेश और इसी धरती से निकलकर एक व्यक्ति बहुत बड़ी संस्था की तरह बन गया, और हम उसमें कितना जोड़ पा रहे हैं। तो उनको याद करने का मतलब आप क्या जोड़ पा रहे हैं उसमें, आप अपनी धरती के आसपास की इस परिवेश में आप कर क्या पा रहे हैं। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें रखूंगा। बहुत बौद्धिक बातें हम लोग एकेडमिक संस्थाओं में करते रहते हैं राहुल जी के बारे में, और आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लैंग्वेज के सेंटर हैं, सब पर राहुल जी के रचनाओं पर काम हो चुका है। राहुल जी के नाम से बहुत तमाम सारे लेक्चर सीरीज चलते हैं, उन पे अनगिनत शोध हो चुके हैं, उन पर अनगिनत किताबें छप चुकी हैं। उसके बावजूद राहुल जी पर बहुत कुछ अभी बोलना, बहुत कुछ बाकी है। एक तो ये, मैं थोड़ी सी भोजपुरी के संदर्भ में बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। उनके मित्र महेंद्र शास्त्री जी थे, उनको उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने दर्ज किया कि ये जो अंग्रेज बाबू और भारत के बाबू हैं, इस बाबू कल्चर से अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें अपने बच्चों और बच्चियों को स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। और उस स्थानीय भाषा के बारे में जो अभी सरकार, आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति जो लागू कर रही है, उसमें स्थानीय भाषाओं के बारे में वो बात कर रही है। ये बात आज़ादी से बहुत पहले राहुल जी कह रहे थे, और राहुल जी ने लिखा है बाकायदा उस पत्र में। उन्होंने बताया है कि कैसे काशिका में, वज्जिका में और तमाम सारी जो स्थानीय बोलियां हैं उनमें हमें शिक्षा देनी चाहिए, जहां व्याकरण का कोई बोझ नहीं होता। आप समझ सकते हैं, ये इसलिए उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें अगर स्थानीय भाषाओं में अगर शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो ज़्यादा उर्वर होता है, स्थानीय भाषा में ज़्यादा बेहतर वो काम कर सकता है। एक चीज़ तो ये। दूसरे, अभी ये बच्ची जिस चीज को कोट कर रही थी बहुत शानदार तरीके से, आप देखिए कैलाश गौतम की कविताओं के मार्फत हम राहुल जी को जान रहे थे। राहुल जी जो बुद्ध के पास गए, बुद्ध दर्शन को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। और आपको बताऊं कि तिब्बत जैसी जगह पे जब वो जाते थे तो भारत में जो परंपरा है, एक शास्त्रीय परंपरा, लेखन की परंपरा है, दूसरी मौखिक परंपरा। ये वही धरती है जहाँ लोगों को तमाम सारे वेद, पुराण और उपनिषद मौखिक याद रहते थे। मौखिक परंपरा का भी ये देश रहा है। मौखिक का मतलब आपसे कोई बातचीत की जाए तो किस तरह से तमाम सारे उदाहरण आपके जबान पे रहते हैं। राहुल जी उस परंपरा के भी बड़े विद्वान थे। और मैं आपको उदाहरण दूं कि तिब्बत में बौद्ध दर्शन की तमाम सारी किताबें और पांडुलिपियां थी, उनको बाहर नहीं ले आया जा सकता था। वो जाते थे, दिन भर पढ़ते थे, उसे याद करते थे और आकर फिर लिखते थे।
इस तरह उन्होंने पांडुलिपियां तैयार की। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं जो खो चुकी थी उनको उन्होंने हमारे साहित्य और समाज को दिया। एक पक्ष तो ये है। दूसरी चीज कि आप देखें कि राहुल सांकृत्यायन आज समाज की तरफ भी गए, वहां से उनका मोह भंग हुआ, उसके बाद साम्यवाद की तरफ भी गए, मार्क्सवाद की तरफ, और इन सब के बीच में उन्होंने देखा कि विचार बहुत दूर तक आपका साथ नहीं दे सकता, विचार आपके जीवन से बड़ा नहीं होता। जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उससे विचार जब तक उनको विकसित करता है तब तक विचार को ढोना चाहिए, लेकिन विचार अगर जीवन की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करे तो उस विचार को बदल भी देना चाहिए। विचार ढोने के लिए नहीं होता, विचार जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए होता है, सौंदर्य पैदा करने के लिए होता है, लोकतंत्र पैदा करने के लिए होता है, मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने के लिए होता है। आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए उन्होंने हाशिए के समाज के बारे में बात की, दलितों के बारे में बात की, विशेष रूप से स्त्रियों के बारे में बात की। चूंकि ये बालिका विद्यालय है, मैं इसलिए भोजपुरी से आपको बताऊं कि 1942 में जेल में रहते उन्होंने लगभग 7 नाटक लिखे और 4-4 अंकों के वो नाटक। उन्होंने स्त्रियों के ऊपर नाटक लिखा और स्त्रियों के बारे में ये बताया कि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। मैं उसी से कुछ उदाहरण आपके सामने, छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेहरारून के दुर्दशा, ये उनका नाटक है, पढ़ना चाहिए। आप जाइएगा गूगल पे, वो सर्च करिएगा, सब ये नाटक मिल जाएगा आपको। 3 नाटक उपलब्ध है, उसी से मैं छोटे छोटे उदाहरण आप बच्चियों के लिए, मैं यहाँ जो बैठी हुई हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। उसमें आप ध्यान रखिएगा, हमारा समाज जो 21वीं सदी का समाज है, इस समय 21वीं सदी में के तीसरे दशक में हम हैं, लेकिन अभी भी स्त्रियों और बच्चियों को कितनी शिक्षा दी जाती है, कितना स्पेस उनको दिया जाता है। ये बात भी सत्य है कि स्त्रियों ने अपने पंख जिस तरह फैला के जो काम किया है, जिस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा समाज ऐसा है जो अभी भी स्त्री पुरुष में भेद करता है। और इस पर उन्होंने बताया कि कैसे एक स्त्री के बारे में सोचती है, समाज कैसे सोचता है, और एक घर में जब स्त्री और बेटी और बेटे के बारे में बातचीत की जाती है तभी भी ये पढ़े लिखे लोगों के बीच में अभी भी ये है कि अगर 2 बच्चियां हैं तो एक बेटा जरूर होना चाहिए, क्योंकि बेटा तो वंश बढ़ाता है। और ये मानस जो है, इस मानस से मुक्ति कैसे पाई जाए, ये शिक्षा ही एक माध्यम है। तो मैं आपको बताऊं कि मेहरारू के दुर्दशा पर राहुल सांकृत्यायन ने भारतीय समाज पर बातचीत करते हुए भोजपुरी में ये नाटक लिखा। विशेष रूप से भोजपुरी समाज की जो स्त्रियां लड़कियां हैं उनको देखकर उन्होंने लिखा, और ये उसमें पात्रों के मार्फत वो बातचीत करते हैं। जैसे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ कि पूत के जन्मवा में नाचा सोहर होला, बेटी के जन्म परे सोग रे पुरुखवा, धनवा धरतिया प बेटवा के हक होला, बिटिया के किचको ना हक रे पुरुखवा। ये गीत शैली में गाया जाता है। मुझे लगता है कि मैं इस बच्ची से भी कहूँगा कि इन नाटकों को वो मंचित करवा सकती है। जैसे कि अभी मुझे लगता है बेटी बेचवा जो नाटक है उसको बहुत शानदार तरीके से कराते हैं, और ये छोटे छोटे नाटक हैं राहुल जी के, बहुत शानदार। इसमें भोजपुरी शैली में जिस तरह से उन्होंने लिखा है और उसके बारे में बातचीत करिए। देखिए, मैं उसी नाटक की एक पात्र है लक्ष्मी, वो बोलती है भोजपुरी में, एक कोटेशन है, कितना शानदार है कि चाहे घर फूंक बेटा होए, ओकरा के बाप के जायदाद मिले में कौनो उजुर नहीं, मुदा मेहरारू कितनो लायक होए, ओकरा के हक ना मिली, एको नियाओ कहल जा सकेला कि नहीं। अब आप देखिए कि उसमें ये है कि बेटा अगर निकम्मा भी है तो उसे सब कुछ उत्तराधिकार में मिलेगा, लेकिन बेटी अगर पढ़ी लिखी समझदार है फिर भी उसको उत्तराधिकार में हक नहीं मिलेगा। ये बातें राहुल जी उस समय कह रहे थे, उन संदर्भों के बारे में कह रहे थे, और बहुत सारी बातें उस संदर्भ में आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उनका एक दूसरा नाटक है जोंक। जोंक आप जानते हैं, ये प्रतीक है कि जोंक इस समय हमारे पूरे समाज में सबसे ज्यादा जोंक कौन है? ये जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग जो सत्ता पा जाते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग जोंक की तरह खून चूसते हैं। कैसे व्यवस्था का हमारा खून कैसे चूसते हैं वो, तो जोंक एक प्रतीक की तरह है, और ये जोंक को जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये जोंक नाम का भी एक नाटक है, और उसमें राजनीति के बारे में उन्होंने लिखा है, राजनीति की व्यवस्था के बारे में लिखा है, नेताओं के बारे में लिखा है। और हम जिस समय रह रहे हैं, आप ध्यान दीजिए 21वीं सदी के इस दौर में जहां धर्म का पाखंड चरम पर है, धर्म अब विनम्रता की कोई चीज नहीं रह गया है।
धर्म दिखावे की चीज रह गया। राम, हनुमान और सीता का जो चरित्र हम देखते थे, जो विनम्र भाव वाला, वो चरित्र बदल चुका है। मिथकों का जो विकृतीकरण इस दौर में हुआ है, उन सब के बारे में राहुल जी ने लिखा है। हनुमान नहीं रह गए हैं, वो तांडव के प्रतीक बन चुके हैं। राम नहीं रह गए हैं, वो, इसका मतलब समाज कैसे ईश्वर और मिथकों को बदलता है। हमारे समय में आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातों के बारे में राहुल जी ने लिखा था और ये बताया है कि धर्म आपको विकसित करने वाला होना चाहिए, आपके अंदर विनम्रता पैदा करने वाला होना चाहिए, आपको अधिक मनुष्य बनाने वाला होना चाहिए। धर्म आपके अंदर आतंक पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखिएगा, ये वो दौर है जिसमें शिक्षा की जगह दिन भर धर्म पर बातें होती हैं। बुरा मत मानिएगा, हम सब लिप्त हैं उसमें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई धर्म पर बातचीत कर रहा है। जाति पर जिस तरह से इस दौर में बात, आपको लगता है कि 20वीं सदी के उस दहलीज में आप है कि आप सिर्फ और सिर्फ जाति पर बातें करते हैं। आपके दिन भर मोबाइल में जाति संबंधी वीडियो जिस तरह से आते हैं, धर्म संबंधी जिस तरह वीडियो आते हैं, आपके उसमें कोई ऐसा वीडियो नहीं आता कि आपके पड़ोस में शिक्षा की कैसी व्यवस्था चल रही है, रोजगार कैसे मिलना चाहिए, आपको क्या परिवर्तन समाज में आ रहा है, किस तरह से। और ये सिर्फ भारतीय स्तर में नहीं, वैश्विक स्तर पर ये हो रहा है। आप देखिए अमेरिका, चारों तरफ जिस तरह से युद्ध का समय चल रहा है, उन्माद का जो समय चल रहा है, उन सब के खिलाफ लिखा था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो पूरा लेखन उनका है, उसको पढ़िए आप, तो एक विश्व दृष्टि उनके यहाँ मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय दृष्टि भी मिलती है। और उस स्थानीय दृष्टि में, जैसे मैंने बताया कि ये सारे के सारे संदर्भों को अगर आप पढ़िए, तो जो जोंक आपके आसपास हैं उनको पहचानने की जरूरत है, और जोंक को भगाने के लिए नमक डालना पड़ता है। नमक यहाँ प्रतीक यह है कि जब विचार में जोंक की तरह कोई आपके ऐसे पैबस्त हो जाए जो आपका खून पी ले, और आपको खून, जोंक जब शरीर में चिपकता है तो पता नहीं चलता, लेकिन वो खून निकाल लेता है, तो आपको पहचानने की जरूरत है। तो ये शिनाख्त करने वाली जो बात है, ये राहुल सांकृत्यायन के साथ दिखाई देती है। राहुल सांकृत्यायन का व्यक्तित्व इस मामले में बहुत बड़ा है। जैसे अब आप ध्यान रखिएगा कि महाजनी सभ्यता के बारे में, इन सब के बारे में जो जोंक का जो व्यंग है, कि कैसे अभी भी जिस तरह से कर्ज और इन संदर्भों के बारे में, गरीबी के बारे में हम बातचीत करते हैं, उस पर एक व्यंग की जोंक में कुछ पंक्तियां हैं कि सांझ के बिहान के खर्ची नईखे, महरी मारे तान, अन्न बिना मोर लड़का रोवे का करी हे भगवान, कर्जा काढ़ी काढ़ी खेती कैली खेतहूँ सूखल धान, अब बेल बेच जिमदरवा के देहली सहुआ है बेईमान। ये उन्होंने उस नाटक में लिखा है, लेकिन इस नाटक के बहाने आप ध्यान रखिएगा कि इस समय जिस दौर में हम हैं, हर व्यक्ति ऋण लेने के लिए कैसे आतुर है। हर बैंक आपको सिर्फ ऋण देना चाहता है, आसपास की संस्थाएं आपको ऋणग्रस्त कराना चाहती हैं। फोन आता है आपके पास तो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, और क्रेडिट कार्ड इसलिए क्योंकि आपकी क्रेडिट बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कि आप इस तरह से उसके गिरफ्त में आ जाइए कि स्वतंत्र जीवन आपका रह न जाए। पहले ऋण जमींदार देते थे, अब ऋण ये बड़े बड़े बैंक देते हैं। ये पूंजीपति जो कारपोरेट जगत है, आपको बैंक, अब आपको पता ही नहीं कि आप कितने ऋण में हैं। और ऋण एक ऐसी चीज है जिसको तब भी खराब माना जाता था, अब उसे ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई का मतलब लोन लेना खूबसूरत बात मानी जाती है। अब देखिए इन सारी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ, बस एक दो बातें छोटी छोटी, कि राहुल सांकृत्यायन अपने समय के तमाम सारे रचनाकारों के बारे में बातचीत करते हैं। उन्होंने किस तरह से 1948 में भोजपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता की, इसके साथ साथ भोजपुरी भाषा के बारे में बहुत अभियान चलाया। उन्होंने अपने ही आसपास के कवियों और रचनाकारों के बारे में बातचीत की, जैसे विश्राम नाम के एक कवि थे भोजपुरी के, उनके बारे में जो लिखा उन्होंने, मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा उनकी है। और इनके साथ साथ उन्होंने शास्त्री जी के बारे में, अवध बिहारी पांडे जी के बारे में, बहुत सारे साहित्यकारों से सीधे उनका संवाद होता था, और इस संवाद के माध्यम से उन साहित्यकारों, स्थानीय लोगों को विकसित करने के लिए बातचीत करते हैं। अभी चंद्रबली पांडे जी के यहाँ पर संसद बैठे हुए बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है हमारे समय में हम अपने उन पुरखों को, अब उन साहित्यकारों को जिन्होंने देश और समाज और भाषा और संस्कृति इन सब के बारे में बहुत काम किया, उनके बारे में जानने और शोध करने की जरूरत है। हम सब लगातार आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। आप देखिए गांव इस समय जिस तरह से बदल रहा है, लगातार उसमें विकृतियां जिस तरह से आ रही हैं, विकृतियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि मूल्यों का हनन होता जा रहा है।
और उन मूल्यों को बचाने की बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि जमीन आप जहाँ पे हैं वहाँ पर आपका पांव होना चाहिए, लेकिन विचार आपका आसमानी होना चाहिए। आसमानी का मतलब विश्व में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को जानने की जरूरत है आपको। आप ध्यान रखिएगा, कूप मंडूकता वो नहीं पसंद करते, वो गांव के व्यक्ति को बहुत बौद्धिक बनाना चाहते थे। उनका ये कहना है कि गांव का व्यक्ति गंवार नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा कि उन्हीं के समकालीन एक बड़े रचनाकार विद्वान थे वासुदेव शरण अग्रवाल। वो लगभग राहुल जी की तरह वो भी बात करते थे, और वो बात करते थे कि जब तक गांव के लोग भूमि के बारे में नहीं जानेंगे, जन के बारे में, जन संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे, तो गांव का विकास कैसे होगा। इसीलिए गांव का मतलब वही नहीं है जो हम आसपास महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी भूमि है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा साहित्य में जो कुछ लिखा गया है इसी देशज परंपराओं के बारे में, चाहे जायसी को ले लीजिए, तुलसी को ले लीजिए, आप किसी भी बड़े साहित्यकार को ले लीजिए, इन सब ने जिस देशज भाषाओं में लिखा है। और आपको बताऊं कि राहुल सांकृत्यायन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म पर तो काम किया ही, तमाम उन कवियों पर काम। हिंदी साहित्य में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्धों की कविता का पाठ तैयार किया। और आपको बताऊं सिद्धों की कविता, जिसमें 84 सिद्धों का नाम लिया जाता है, जिसके बारे में बड़े बड़े आलोचकों ने कोई काम नहीं किया था, उन्होंने उन कवियों की कविताओं को पढ़कर उसका पाठ तैयार किया। प्राचीन काव्य, जो हिंदी काव्यधारा, जो किताब उन्होंने तैयार की, इस सब के अलावा तमाम अनाम साहित्यकारों के बारे में उन्होंने काम किया। और मैंने बताया वो बौद्धिकता और मौखिक और शास्त्र दोनों परंपराओं को लेकर चलते थे। और ये धरती आप सबको देखकर भी लगता है कि जो जिसमें आर्य और द्रविड़ रक्त जिसे कहते हैं, हम रक्त की शुद्धता की बात करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, रक्त की शुद्धता कुछ होती नहीं, हम लोगों में कितने लोगों का मिश्रण है कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए राहुल जी कहते थे कि जीवन में विचार और प्रगतिशीलता होनी चाहिए। आप क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण हैं, वैश्य और शूद्र हैं, बार बार आपको ये बताया जाता है, तो आप जान लीजिए आपको प्राचीन काल में नहीं आदिम अवस्था में ले जाया जा रहा है। तो आपको ये महसूस करने की बात है। मुझे लगता है कि हम सब इस समय ज्यादा जातिवादी होते जा रहे हैं, ज्यादा धार्मिक होते जा रहे हैं, ज्यादा पिछड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में राहुल का विचार मशाल की तरह काम करता है, और उस तरह से उसे हमें पढ़ना और समझना चाहिए। राहुल ने यात्रा वृत्तांत लिखा, राहुल ने आलोचनाएं लिखी, और एक व्यक्ति एक जीवन में लगभग 125 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी, और हर किताब माइलस्टोन। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रचनात्मकता से, विचारों की उष्णता से और स्वतंत्रता से तमाम सारे संदर्भों के साथ एक बड़ा काम किया जा सकता है। तो उनके विचारों की स्मृतियों को नमन मैं करता हूँ, और उसे ग्रहण करना हमें इस तरह से है कि तमाम संकीर्णताओं से हमें मुक्त कैसे होना चाहिए। हमें एक ऐसे संसार की परिकल्पना करनी चाहिए जहाँ मनुष्य मनुष्य का साथी हो, वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण का, क्षत्रिय क्षत्रिय का साथी न हो, दलित दलित का साथी ना। हमें बार बार ये ना बताया जो उससे मुक्त होकर आप बात करिए, जिसके बारे में बात कर रहे थे राहुल सांकृत्यायन। और हमें लगता है इसीलिए राहुल जी की बातें तमाम सारे उन लोगों को नहीं पसंद आती जो जाति में ही रहना चाहते हैं, जो अपने समाज के कूप मंडूकता में ही रहना चाहते हैं, उन्हें राहुल जी की बातें नहीं पसंद आती। राहुल जी की बातें उनको पसंद आएंगी जो एक व्यापक मानवतावादी दृष्टि वाला व्यक्ति होगा, जिसका धर्म अपना है, लेकिन उसकी खूबसूरती है, लेकिन बगल वाले का भी धर्म है, वो भी खूबसूरत है। सबके अपने अपने धर्म की खूबसूरती होती है, लेकिन सब अपने धर्म के साथ साथ में रह सकते हैं। ये नहीं कि हमारा धर्म खूबसूरत है तो दूसरे का खराब है, ये नहीं बात होती। और इन सब चीजों के बारे में अगर आपको तफसील से पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो राहुल जी को अगर आप ठीक से पढ़ लीजिए तो हिंदी साहित्य की जो पूरी ज्ञान परंपरा है, बौद्धिकता की जो ज्ञान परंपरा है, प्रगतिशीलता की जो ज्ञान परंपरा है, कविता, साहित्य और कलाओं की जो पूरी परंपरा है, मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ लेने मात्र से बौद्धिकता और कला और साहित्य और संस्कृति की दुनिया में बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो ये आप इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। और मैं अपनी बातें समाप्त करने से पहले मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये हम सबको सीखना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने पुरखे को इस तरह से याद करते हैं, मदन मोहन जी जिस तरह से तल्लीनता के साथ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जिस तरह से वो तल्लीनता के साथ जिस तरह से काम करते हैं, याद करते हैं राहुल जी को, और मुझे लगता है
हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए और हम सबको भी इसी तरह से कदम मिलाकर अपने पुरखों को याद करना चाहिए, जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुक्रिया आप सबका।